नमस्कार। बीए फिफ्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की 6th यूनिट है 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी। इसके जो टॉपिक्स दे रखे हैं सिलेबस में ज़्यादातर पर मैंने डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड द सिविल वॉर आउटब्रेक इन इंग्लैंड इन 17th सेंचुरी। तो इंग्लैंड में सिविल वॉर 17th सेंचुरी में शुरू हुआ 1642 से लेके और चला 1651 तक, जिसमें कि राजा की हार हुई थी चार्ल्स फर्स्ट की, और ओलिवर क्रोमवेल की नेतृत्व में ये जो लड़ाई गई थी लड़ाई, तो ओलिवर क्रोमवेल के ग्रुप की जीत हुई थी और चार्ल्स फर्स्ट को फांसी दे दी गई थी 1649 में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ईयर इज़ नोन एज रेस्टोरेशन ईयर। तो रेस्टोरेशन ईयर 1660 को कहा जाता है। चार्ल्स फर्स्ट की फांसी के बाद ओलिवर क्रोमवेल लॉर्ड प्रोटेक्टोरेट रहा और उसके बाद उसके बेटे को 1660 में बुलाया गया और गद्दी पर बिठाया गया, जिसको रेस्टोरेशन कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नेम द किंग हु रेस्टोर्ड द थ्रोन इन इंग्लैंड। तो अभी मैंने आपको जैसा बताया ही चार्ल्स सेकंड है जिसने रीस्टोर किया थ्रोन को, यानी कि राजगद्दी को, क्राउन को इंग्लैंड में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ नॉट द वन ऑफ द कैवेलियन नहीं, या कैवेलियर होगा, है ना, CAVALIER। तो जो कैवेलियर पोइट्स थे वो चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते थे, तो उनका नाम कैवेलियर पोइट्स कहा जाता है। तो कैवेलियर पोइट्स में इनमें से किसका नाम नहीं है? जॉन ड्राइडन का नाम नहीं है। बाकी ये जो 3 हैं, एंड्रू मार्वेल, रिचर्ड लवलेस और एडमंड वालर, ये कैवेलियर पोइट्स कहलाते हैं। फिर आगे देखिए, मिल्टन वॉज तो जो ऑप्शंस हैं उनमें प्यूरिटन, यानी जो राजा के सपोर्टर थे उनमें मिल्टन नहीं था। जो कैवेलियर्स थे वो राजा के सपोर्टर थे, किंग चार्ल्स के, और दूसरी तरफ जो लोग थे उनको वैसे राउंड हेड्स कहा जाता था। उनके बाल जो कटे होते थे गोल कटे हुए थे, छोटे होते थे और राउंड शेप में कटे होते थे, तो उनको राउंड हेड्स कहा जाता था। जबकि जो कैवेलियर पोइट्स थे उनके रिंगलेट्स होते थे, यानी कर्ली बाल होते थे, घुंघराले बाल होते थे, तो वो कैवेलियर्स होते थे, फैशनेबल होते थे वो लोग। और जो इधर दूसरी पार्टी थी उसमें राउंड हेड्स कहलाते थे वो लोग, और प्यूरिटन्स भी कहलाते थे। तो मिल्टन प्यूरिटन था। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द एज ऑफ पोप। तो पोप के जो एज ऑफ पोप है वो कब से कब तक है? 1701 से लेकर 1750 तक एज ऑफ पोप कहलाता है। अलेक्जेंडर पोप इतने महान कवि थे अपने युग के कि उनके युग को उनके नाम से जाना जाता है। जैसे शेक्सपियर अपने युग का इतना महान नाटककार था कि उसके युग को शेक्सपियरियन एज कहा जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विच पीरियड इज़ कॉल्ड द एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न। तो इसी 18th सेंचुरी को एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न भी कहा जाता है। प्रोज बहुत ज़्यादा लिखा गया 18th सेंचुरी में, और रीज़न डोमिनेंट था, यानी इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब चीज़ें गौड़ थी, यानी सेकेंडरी थी, और प्राइमरी क्या था? रीज़न, लॉजिक, तर्क, और प्रोज, ये 2 चीज़ें डोमिनेंट थी। तो ये 18th सेंचुरी की खासियत है। फिर नेक्स्ट देखिए, द बिगिनिंग ऑफ नॉवल राइटिंग इज़ मेड विद, यानी जो शुरुआत है नॉवल राइटिंग की वो होती है किससे होती है? डैनियल डिफो से मानी जाती है। हालांकि इससे पहले भी नॉवेल्स लिखे हुए हैं, लेकिन उनका जो 1719 में 1719 में रॉबिन्सन क्रूसो उन्होंने लिखा, वो एक कंप्लीट नॉवल अपने आप में माना जाता है। नॉवल के सारे फीचर्स, सारे इंग्रेडिएंट्स, सारे एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट हैं, इसलिए डैनियल डिफो के रॉबिन्सन क्रूसो को पहला नॉवल माना जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द ट्रेवलॉग नॉवल रॉबिन्सन क्रूसो। तो ये यात्राओं पर आधारित है, ये रॉबिन्सन क्रूसो की यात्राओं पर आधारित है, और ये उपन्यास डैनियल डिफो ने लिखा है। ये पहले ही आ गया, 1719 में लिखा है, ये डेट भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट, इन विच नॉवल द स्टोरीज रिलेटिंग द एडवेंचर्स ऑफ द ट्रेवलर्स और वॉयजर्स इन नोन एंड अनचार्टर्ड सीज आर प्रेजेंटेड, यानी किस उपन्यास में कुछ यात्रियों की साहसिक यात्राएं, है ना, एडवेंचर्स उनके दिखाए जाते हैं अज्ञात समुद्र में,
जो लोगों को मालूम नहीं है, उस समुद्र में वो यात्राएं करते हैं, अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, आश्चर्यजनक कहानियाँ, मिर्च मसाले लेकर। कुछ तो देखा ही होगा, कुछ मिर्च मसाले लगाकर सुना देते हैं, बढ़ा चढ़ा कर सुना देते हैं, भैया कौन वहाँ देखने जा रहा है। तो जैसे गुलिवर एंड लिलीपुट है, तो वो सब बढ़ा चढ़ा कर बताई गई कहानियाँ हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ट्रैवलॉग्स कहलाते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इन विच नॉवल द हीरो इज रोग और अ बैड कैरेक्टर। इससे आप अच्छे से परिचित हैं। तो जहाँ हीरो एक बदमाश होता है, बुरा पात्र होता है, हु वॉन्डर्स, जो घूमता है, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह, एंड एनकाउंटर्स मैनी एडवर्सरीज, और बहुत सारे दुश्मनों का सामना करता है, हु आर इक्वली रोगिश, जो कि उसी की तरह बदमाश होते हैं। तो ये नॉवल पिकारेस्क नॉवल कहा जाता है। बी सही जवाब होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12, इन विच नॉवल द प्लॉट डेवलप्स एंड कम्स टू एन एंड थ्रू द मीडियम ऑफ लेटर्स। तो ये एक उपन्यास होता है जिसमें पूरा नॉवल लेटर्स की फॉर्म में होता है ना। ये रिचर्डसन्स पामेला है, वो पूरा लेटर्स की फॉर्म में है। उसको एग्जाम्पल को भी याद रखिएगा। वैसे मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी आपकी सारी यूनिट्स पर, टाइप्स ऑफ नॉवेल्स पर, तो वहाँ भी मैंने जिक्र किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, रिचर्डसन, स्मॉलेट, फील्डिंग एंड स्टर्न, इन चारों को मिलाकर क्या कहा जाता है? द फोर व्हील्स ऑफ नॉवल। ये चार चक्के हैं उपन्यास के, चार पहिए हैं जिन पर 18th सेंचुरी के उपन्यास की गाड़ी चलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉज किंग ऑफ फ्रांस व्हेन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगेन। तो जब फ्रांस की क्रांति हुई तब फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां था, उसकी पत्नी मैरी थी। इनकी गिनती बहुत दुष्ट राजा रानियों में की जाती है। जब लोग भूख से चिल्लाते थे तो रानी कहती थी कि ये रोटी क्यों मांग रहे हैं, रोटी नहीं है तो भाई केक खाओ। तो इतनी बेरहम रानी भी हो सकती है भाई। तो आखिर लेकिन इनका अंत बहुत बुरा हुआ। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ऑन विच डेट द बास्टिल प्रिजन वॉज स्टॉर्म। तो बेस्टिल की जो जेल थी, बास्टिल बोलते हैं हम हिंदी में, तो बास्टिल की जेल को कब तोड़ा गया? ये 14 जुलाई 1789। तो यही डेट है फ्रांस की क्रांति की, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। हमेशा हिस्ट्री के पेपर में दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन की डेट जो कि 1798 है, और एक लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन की डेट जो कि 1789 ये जो दे रखी है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की डेट है। और 8 को इधर कर दीजिए, 9 को इधर कर दीजिए, तो वो 98 हो जाता है, वो लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन की डेट है। दोनों क्वेश्चन हमेशा रहते हैं एग्जाम में। ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, एक और दूसरी जगह से लिए हैं मैंने। ये देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर, द न्यू क्लासिकल एरा वॉज सो नेम्ड बिकॉज। न्यू क्लासिकल एरा को ये नाम क्यों दिया जाता है? न्यू का मतलब होता है फेक, जो कि जेन्यून नहीं है, जो कि असली नहीं है, नकली। तो नकली क्लासिकल एरा उसको क्यों कहा जाता है? उसका जवाब देखिए, बी है, इट वॉज अ टाइम वेयर राइटर्स इमिटेटेड द क्लासिकल स्ट्रक्चर ऑफ द रोमन्स एंड द ग्रीक्स। तो ये वो समय था, यानी इंग्लिश लिटरेचर का 18th सेंचुरी और ख़ासकर इसका फर्स्ट हाफ, वो समय था जबकि राइटर्स इमिटेटेड यानी लेखक नकल करते थे द क्लासिकल स्ट्रक्चर्स, जो शास्त्रीय स्ट्रक्चर्स थे, जो यानी कि आप जॉनरा कह सकते हैं, क्लासिकल जॉनरा उनकी नकल करते थे, उनके स्ट्रक्चर्स की नकल करते थे, ऑफ द रोमन्स एंड द ग्रीक्स। तो रोमन साहित्यकारों और यूनानी साहित्यकारों की नकल करते थे यहाँ। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, इन पोइटिक्स ब्लैंक स्पेस आर 2 लाइन यूनिट्स ऑफ वर्ड्स दैट डू नॉट एक्सटेंड देयर सेंस बियॉन्ड द लाइन्स एंड। तो जहाँ दो पंक्तियाँ होती हैं और उन्हीं दो पंक्तियों में उनका अर्थ भी पूरा हो जाता है, तीसरी पंक्ति में नहीं जाता, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको क्लोज्ड कपलेट कहा जाता है। अलेक्जेंडर पोप ने ज़्यादातर यही प्रयोग किया है, क्लोज्ड कपलेट्स फॉलो किए हैं, और उनके जो कपलेट्स हैं उनका मीनिंग अपने आप में पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ही इज़ फेमस फॉर यूजिंग हीरोइक कपलेट। तो अभी इनकी बात मैंने आपको बताई ही थी, इससे पहले जिक्र आया था।
कपलेट का, तो सबसे ज़्यादा पोप ने इसको यूज़ किया है, तो ए सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यू क्लासिकल। तो न्यू क्लासिकल का मतलब क्या है, न्यू क्लासिकल यानी जो नया क्लासिकल है, या फिर आप फेक क्लासिकल भी कह सकते हैं उसको। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ स्टाइल्स डिड द राइटर्स ऑफ द न्यू क्लासिकल पीरियड ट्राई टू इमिटेट, यानी किस प्रकार की स्टाइल को इमिटेट करने की कोशिश करते थे, नकल करने की कोशिश करते थे, तो वो ग्रीक और रोमन को इमिटेट करते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द एनलाइटनमेंट एम्फेसाइज। तो जो एनलाइटनमेंट था उसका जोर किस पर था, रीजन, लॉजिक, ऑर्डर, इन तीनों चीज़ों पर जोर था। इमोशंस, फीलिंग्स, पैशंस नहीं थी, ये आपको मिलेंगी रोमांटिक एज में। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये पूछता है व्हाट ब्रिटिश ट्रेडिशन स्टार्टेड इन दिस पीरियड, यानी कौन सी ब्रिटिश ट्रेडिशन, परंपरा शुरू हुई इंग्लैंड की इस युग में। तो किस युग में की बात हो रही है, 18th सेंचुरी की बात हो रही है। तो 18th सेंचुरी में बहुत सारे कॉफ़ी हाउसेस शुरू हुए, जहाँ पर चाय मिलती थी, कॉफ़ी मिलती थी। तो ये जो सी, इसका जवाब है ड्रिंक आफ्टरनून टू टी। तो दोपहर बाद की जो चाय की परंपरा है वो शुरू हुई 18th सेंचुरी में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अ मेटाफिजिकल कंसीट इज़ एन अनयूजुअल। तो जो मेटाफिजिकल कंसीट है वो एक, हालांकि मेटाफिजिकल पोइट्री पर पिछले वाली वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस आ गए थे, तो वो एक्सटेंडेड मेटाफर है। फिर देखिए जॉन डन, वन ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्स, रोट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स एक्सेप्ट। तो जॉन डन ने सोनेट्स लिखी हैं, सरमन्स लिखे हैं, सॉन्ग्स लिखे हैं, लेकिन एसेज नहीं लिखे हैं। आगे देखिए, ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर द कैवेलियर्स सपोर्टेड विच साइड। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आ चुका है, नहीं शायद, लेकिन मैंने बताया था आपको कैवेलियर्स के बारे में थोड़ी देर पहले। तो कैवेलियर्स किस साइड को सपोर्ट करते थे, वो मोनार्की को सपोर्ट करते थे, चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर्स थे कैवेलियर्स। तो यहाँ स्पेलिंग सही है, वहाँ कुछ कैवेलियन पता नहीं क्या स्पेलिंग लिख दी थी। फिर देखिए क्वेश्चन 11, ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर द राउंड हेड्स। तो राउंड हेड्स का वहाँ जिक्र नहीं आया था, अभी यहाँ आ गया। राउंड हेड्स सपोर्टेड विच साइड। तो राउंड हेड्स जो थे वो पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अ कॉमन थीम ऑफ कैवेलियर पोइट्री इज़। तो कैवेलियर पोइट्री की एक सामान्य विषय वस्तु क्या है, कार्पे डाइम उसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है कैच द डे, यानी जो भी आज की खुशी है उसको पकड़ लो, आज के दिन को पकड़ लो, ये उसका मोटो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंग्लिश न्यू क्लासिकल पीरियड इज़ कंसिडर्ड टू स्पन द ईयर्स। तो जो इंग्लिश न्यू क्लासिकल पीरियड है उसकी शुरुआत 1660 यानी रेस्टोरेशन पीरियड से ही काउंट कर लेते हैं न्यू क्लासिकल पीरियड को। तो वहाँ से लेकर 1798 तक माना जाता है। हालांकि इसके बीच में कई एजेस पड़ते हैं, अलग अलग हैं, जैसे 1660 से जो शुरू होता है एज उसको रेस्टोरेशन पीरियड कहते हैं। फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी है उसको हम एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न या फिर एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप कहते हैं, एज ऑफ पीरियडिकल्स कहते हैं। और उसके बाद जो सेकंड हाफ है 18th सेंचुरी का उसको हम ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं। तो लेकिन ये पूरा कंबाइन करके इन सारे एजेस को न्यू क्लासिकल पीरियड में कंबाइन कर देते हैं लोग, और उसको 1798 तक एक्सटेंड कर देते हैं, 1660 से लेकर 1798 तक, क्योंकि 1798 में जब लिरिकल बैलेड्स पब्लिश होती हैं वहाँ से शुरुआत मानी जाती है रोमांटिक पीरियड की। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द इंग्लिश न्यू क्लासिकल पीरियड लुक्ड बैक टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशंस फॉर रूल्स ऑफ राइटिंग, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो जो इंग्लिश न्यू क्लासिकल पीरियड है वो मुड़कर किधर देखता था, किस सभ्यता के नियमों की ओर देखता था, लेखन के नियम, कला के नियम, आर्किटेक्चर के नियम। तो जो स्थापत्य कला है वो भी बहुत काउंट करती है। तो ये किधर देखते थे मुड़कर, ग्रीक और रोमन्स की तरफ। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15, द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यू क्लासिकल आर्ट एंड राइटिंग इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट।
तो न्यू क्लासिकल राइटिंग के जो सिद्धांत हैं उनमें इन चारों में से कौन सा नहीं है? तो लॉजिक उसमें है, बैलेंस उसमें है, रीजन उसमें है, लेकिन इमोशन नहीं है, भावनाएं नहीं है। तो इमोशन कहाँ है? रोमांटिक पोइट्री में है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16, द इंग्लिश न्यू क्लासिकल पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू व्हाट 3 एजेस? तो जो इंग्लिश न्यू क्लासिकल पीरियड है उसको अभी मैंने आपको बताया ही था कि किन 3 युगों में बांटा जा सकता है। तो रेस्टोरेशन एज है, ऑगस्टन एज है और एज ऑफ जॉनसन है। फिर देखिए नेक्स्ट, ड्यूरिंग द इंग्लिश न्यू क्लासिकल पीरियड ऑल द फॉलोइंग जॉनरास टाइप्स वर पॉपुलर एक्सेप्ट। तो न्यू क्लासिकल पीरियड में क्या चीज़ पॉपुलर नहीं थी? लेटर्स पॉपुलर थे, डायरीज पॉपुलर थी, एसेज पॉपुलर थे, लेकिन रोमांसेस नहीं थे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वॉज फ्रॉम अबाउट। तो जो फर्स्ट फेज है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का वो कहाँ से कहाँ तक है? 1750 से 1850। फिर देखिए द पीटरलू मास्कर टुक प्लेस। तो ये मैनचेस्टर में हुआ है इंग्लैंड में, पीटरलू मास्कर, और इसकी डेट है 16 अगस्त 1819। बड़ा विशाल नरसंहार हुआ था मैनचेस्टर में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मैनी पोइम्स वर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स? ये आपको ज़रूर याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 पोइम्स थी लिरिकल बैलेड्स में जो पब्लिश हुआ था 1798 में, तो उसमें 23 पोइम्स थी। फिर देखिए द लिरिकल बैलेड्स ओपन्स विद, यानी उन 23 पोइम्स में पहली पोइम कौन सी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, बहुत अच्छी गज़ब की पोइम है, मुझे पूरी अपलोड करनी है, काफ़ी लंबी है ये पोइम, लेकिन ये सारी लॉन्ग पोइम्स में से अभी एक भी अपलोड नहीं हो पाई है। वेस्टलैंड है टी.एस. एलियट का, और राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर। चलिए जैसे वक्त मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, व्हेन डिड द न्यू क्लासिकल पीरियड बिगिन? न्यू क्लासिकल पीरियड कहाँ से शुरू होता है? तो अब इन्होंने ऑप्शंस बड़े गड़बड़ दे रखे हैं। लेट 18th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी, है ना? तो अब वो जो ये लोग शुरुआत मानते हैं वो तो 1660 से मानते हैं, तो 1660 का मतलब तो 17th सेंचुरी हुआ, है ना? और वो यहाँ ऑप्शंस में है ही नहीं, तो वो आप याद रखिए। बुक्स में गलतियाँ आती रहती हैं, कोई बात नहीं, बुक वाले ने हमें ऑप्शन दिया ही नहीं वो। अब 18th सेंचुरी का जो सेकंड हाफ है उसकी एक महत्वपूर्ण घटना इंग्लैंड में ना होके फ्रांस में होती है, और वो अपना प्रभाव बहुत ज़्यादा डालती है इंग्लिश लिटरेचर पर। इसलिए जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है फ्रांस में हुई है, लेकिन उसका बहुत बड़ा प्रभाव इंग्लिश लिटरेचर पर पड़ा है, तो वो हमेशा आपके लिटरेचर में रहती है, आपकी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में उसका जिक्र ज़रूर आता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पर्टिकुलरली फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड हैं, फ्रेंच आर्किटेक्चर से रिलेटेड हैं, है ना? तो हालांकि ये मेरे हिसाब से उतने ज़्यादा अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये लेकर क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक ये मैंने थोड़ा सा काट भी दिया था पहले, तो फिर मैंने फिर से इंक्लूड कर दिया कि आप एक बार देख लीजिए, बाई चांस कोई सवाल आ गया इसमें से। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, वेयर वॉज एटीन लुई बुली बॉर्न? हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो क्योंकि फ्रेंच मुझे नहीं आती। तो ये फ्रेंच आर्किटेक्ट थे, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। फिर यही एटीन लुई बुली वॉज अ टीचर एंड थियरिस्ट एट द, तो ये एक टीचर थे, थियरिस्ट थे, कहाँ? एकोल नेशनले डी पॉइंट्स एट जॉसेस। फिर एक बार आप पढ़ लेंगे तो ऑप्शंस में पहचान लेंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, हु डिज़ाइन द थिएटर ऑफ बेसानकन? ये इनका नाम है क्लॉड निकोलस लेडू। अक्सर जो पीछे का एक्स होता है वो साइलेंट हुई रहता है, इसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता फ्रेंच में। फिर क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, हु ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वॉच? तो ये फ्रेडरिक विलियम थर्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन वॉज आल्टस म्यूजियम बिल्ट?
तो ये बिटवीन 1823 से 1830 तक। फिर वेयर इज़ सेंट इसाक कैथेड्रल लोकेटेड, तो सेंट इसाक्स कैथेड्रल सेंट पीटर्सबर्ग में है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग्स इज़ नियो क्लासिकल, ये थोड़ा सा जाना पहचाना है और थोड़ा इम्पोर्टेंट भी आपके लिए हो सकता है। तो जो वाइट हाउस है अमेरिका का, वो नियो क्लासिकल बिल्डिंग्स में काउंट किया जाता है, तो ये आप थोड़ा याद रख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रोजेक्टेड रिन्यूअल ऑफ द जर्मन कैपिटल बर्लिन ड्यूरिंग द नाजी पीरियड, तो इसका बड़ा अजीब सा नाम है और मेरी भी जीव लड़खड़ा रही है। वेल्था नहीं प्रोनाउंस हो रहा, जर्मेनिया तो हो गया, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो हालांकि आपके लिए उतने ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ तक 30th क्वेश्चन तक, और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ से है। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, विच एज इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस, तो किस युग को रिवॉल्यूशंस क्रांतियों का युग कहा जाता है? द अमेरिकन रिवॉल्यूशन एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो रोमांटिक एज को कहा जाता है। फिर देखिए 32 क्वेश्चन नंबर, द पोइट्री ऑफ द रोमांटिक्स फ्रॉम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज लिरिकल बैलेड्स 1798 इज़ इन मैनी वेज द पोइट्री ऑफ, तो यहाँ हालांकि ऑप्शन जो दिया गया है वो सी दिया गया है, यानी कि वॉर, लेकिन मेरे हिसाब से ये पोइट्री ऑफ फ्रीडम है। फिर देखिए, फॉर विच इज़ फीलिंग एंड इमेजिनेशन वर डेंजरस, तो कौन सा युग था जिसमें फीलिंग यानी भावनाओं को और कल्पना को डेंजरस माना जाता था, उससे दूरी बनाकर रखी जाती थी? तो ये ऑगस्टन एज था, यानी न्यू क्लासिकल एज या फिर ऑगस्टन एज या फिर फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, तो वहाँ पर फीलिंग्स और इमेजिनेशन से बचा जाता था। और अगला क्वेश्चन इसका जस्ट अपोजिट पूछ रहा है, रीज़न एंड द इंटेलेक्ट वर डेंजरस फॉर विच एज, तो किस युग के लिए रीज़न यानी कि तर्क और इंटेलेक्ट यानी बुद्धि खतरनाक थे, मतलब उनसे दूरी बना के रखी जाती थी, तो वो रोमांटिक एज में होता था। फिर क्वेश्चन 35, द मोस्ट पॉपुलर एंड ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट्स बिलोंग टू द रोमांटिक एज वर, ये दोनों ही हैं, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, साउथवेक, स्कॉट, बायरन, शेली, कीट्स, हेजलिट, तो ये सभी रोमांटिक पोइट्स हैं। और जो ऊपर वाला ग्रुप है ये फर्स्ट जनरेशन के पोइट्स हैं, सेकंड ग्रुप है ये सेकंड जनरेशन के पोइट्स हैं, तो ये ज़रूर आपको याद रखने हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, विच एज कैन बी कॉल्ड एज द फर्स्ट रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर बिकॉज ऑफ हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खासियतें हैं रोमांटिसिज्म की, इस वजह से किस युग को पहला रोमांटिक युग कहा जा सकता है? तो जो एलिजाबेथन एज है यानी शेक्सपियर का जो एज है उसमें वो सारी खासियतें मौजूद हैं जो रोमांटिक एज की हैं, तो इसीलिए उसको पहला रोमांटिक एज कहा जाता है। और जो 19th सेंचुरी वाला रोमांटिक एज है उसको रोमांटिक रिवाइवल बोला जाता है ना, बीच में वो क्लासिकल एज आ जाता है, रोमांटिसिज्म वहाँ ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए 19th सेंचुरी में वो रिवाइव किया जाता है, पुनर्जीवित किया जाता है उसको, तो बजाय रोमांटिक एज कहने के उसको रोमांटिक रिवाइवल कहना ज़्यादा उचित है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, विच एज कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज द रोमांटिक रिवाइवल, तो यही बात आ गई जो मैंने आपको अभी बताया कि जो रोमांटिक एज है उसको रोमांटिक एज न कह के रोमांटिक रिवाइवल कहा जाना चाहिए। फिर क्वेश्चन 38 देखिए, विच बिकेम द इम्पोर्टेंट स्पीयर हेड्स ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट, तो जो रोमांटिक मूवमेंट है उसका इम्पोर्टेंट माने महत्वपूर्ण स्पीयर हेड, आप शक्ति कह सकते हैं, ताकत कह सकते हैं, तो वो क्या था? कॉलरिज का सुपरनैचुरलिज्म था और वर्ड्सवर्थ का नेचुरलिज्म था। वर्ड्सवर्थ अपनी कविताओं में प्रकृति के दृश्यों को प्रस्तुत करता है, प्रकृति ख़ास है उसके जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी पोइट्री का, और कॉलरिज की पोइट्री में हमें सुपर नेचुरल एलिमेंट देखने को मिलता है ना। राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी वो एक एल्बेट्रॉस पक्षी को मारते हैं और फिर उन पर बहुत सारी विपदाएं आ जाती हैं,
है ना। तो उसकी सारी पोइम्स में कुबला खान में सुपर नेचुरल एलिमेंट है, वो मैंने अपलोड भी किया कुबला खान। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 39, द क्लासिकल एज वॉज द एज ऑफ प्रोज वाइल द रोमांटिक एज वॉज द एज ऑफ पोइट्री। तो क्लासिकल एज गद्य का युग है और रोमांटिक एज पद्य का युग है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 40, विच पोइट्स वर नहीं आना चाहिए, बिलोंग्ड टू द फर्स्ट रोमांटिक जनरेशन। बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, पहले भी निकल गई, ऊपर भी गई थी, मैंने इग्नोर कर दी। तो कौन से पोइट्स थे जो कि फर्स्ट रोमांटिक जनरेशन को बिलोंग करते हैं, तो ऊपर आ चुके हैं उनके नाम, वो आपको याद रखने हैं। वर्ड्सवर्थ, कॉलेज, साउदी, स्कॉट, ये फर्स्ट जनरेशन के हैं। विच पोइट्स, ये बार बार गलत कर रहे हैं, विच पोइट्स बिलोंग्ड टू द सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक राइटर्स। तो ये कीट्स, शेली, ली हंट, हेजलिट, बायरन। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 42, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो कब हुई? वो अभी पिछली बार भी आ चुका है इसका जिक्र, और मैंने आपसे कहा था कि अच्छे से याद रखना, 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई को बास्टील डे भी मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 18th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू। तो 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी, और मैंने आपको उन 3 एस्टेट्स के नाम भी लिख दिए हैं, क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमनर्स। तो एक पॉलिटिकल बॉडी थी, उस पॉलिटिकल बॉडी में इन तीनों का रिप्रेजेंटेशन था। क्लर्जी यानी जो पुजारी वर्ग है, और नोबिलिटी यानी जो कुलीन वर्ग है, और तीसरा कॉमनर्स यानी जो सामान्य वर्ग है, जो मर्चेंट्स हैं, पीजेंट्स हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, सब को मिला के। तो ये जो क्लर्जी थे और जो नोबिलिटी थे, यानी कि जो पुजारी वर्ग था और कुलीन वर्ग था, ये 3% थे समाज के, और ये कॉमनर्स 97% थे। इसके बावजूद इन 3% के पास ज़्यादा पावर थी। ये मतलब कॉमनर्स ने जो 97% हैं, अगर उन्होंने कोई प्रस्ताव पारित किया तो ये उस पर वीटो कर सकते थे। अब अक्सर क्या होता था, सारी पावर इनके पास थी, जो क्लर्जी वर्ग है और नोबिलिटी वर्ग है, उच्च वर्ग हैं ये, तो सारी पावर्स इनके पास थी। अब कॉमनर्स कभी कोई प्रस्ताव लाते थे कि भाई इनकी शक्तियाँ थोड़ी कम की जाएं, हमें थोड़ी शक्तियाँ ज़्यादा दी जाएं, तो ये उसको वीटो कर देते थे, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी विद्रूपता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूटेड द प्रिविलेज्ड क्लास। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि प्रिविलेज क्या होता है, विशेषाधिकार प्राप्त जो वर्ग है, कौन सा था, तो वो क्लर्जी और नोबिलिटी था। इनके पास ज़्यादा ताकत थी, जबकि जनसंख्या के मामले में ये सिर्फ 3% थे। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन मेरिट। इनमें से किसका विश्वास था कि जो सामाजिक पद हैं वो मेरिट के अनुसार होना चाहिए। तो मिडिल क्लास का मानना था भाई जे उनके पास थे नहीं पद, जबकि उनमें बहुत से योग्य लोग थे। तो लेकिन जो सारी शक्तियाँ थीं, जो पोजीशंस थीं, वो इन लोगों को मिली हुई थीं, क्लर्जी और नोबिलिटी को। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 46, डिवीज़न ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट वॉज पुट फोर्थ इन। तो ये डिवीज़न ऑफ पावर यानी शक्तियों का वितरण, जो सरकार की शक्तियां हैं उनका वितरण किस तरीके से होना चाहिए, इसके बारे में नियम बनाए गए थे। एक किताब में नियम प्रस्तुत किए गए थे जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज, और ये किताब किसने लिखी थी? मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा पढ़ते हैं इन सब चीज़ों को हम, या हिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 47, हु वॉज द किंग ऑफ फ्रांस। तो ये तो आप परिचित हैं, ये लुई 16वां था, लुई 16। जब फ्रांस की क्रांति हुई है तो लुई 16 और उसकी पत्नी मैरी। फिर पॉलिटिकल, अरे मैंने नीचे नहीं किया, पॉलिटिकल बॉडी ऑफ फ्रांस इज़ नहीं होगा, वॉज होगा, अभी नहीं है। तो जो पॉलिटिकल बॉडी थी फ्रांस की वो थी एस्टेट्स जनरल। तो जो एस्टेट्स जनरल जिसमें कि 3 एस्टेट्स थे, जो अभी आपको बताया गया। फिर है, वेयर डिड द थर्ड एस्टेट फॉर्म एंड अनाउंस द नेशनल असेंबली। तो
तो जो थर्ड एस्टेट थी, जैसा मैंने आपको बताया कि उसकी शक्तियाँ कम थीं, तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया नेशनल असेंबली बनाने का। कहाँ पर? इंडोर टेनिस कोर्ट में। तो ये शाही टेनिस कोर्ट था। ये जो थी एस्टेट्स जनरल, इसको चलाता राजा ही था। राजा जब चाहता था बैठक बुलाता था, राजा जब चाहता था डिसमिस कर देता था, है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 50, मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट वर लेड बाय। तो ये जो थर्ड एस्टेट है, कॉमनर्स वाली, सामान्य लोगों वाली, उसने जो एक अपना नेशनल असेंबली बनाने की घोषणा की, तो किसके नेतृत्व में की? मिराबो एंड एविसियर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। तो 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? एस्टेब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी एक संवैधानिक मोनार्की की स्थापना करना, जैसे कि इंग्लैंड में है। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबलाइज इटर्निटी। तो ये जो नीचे सिंबल्स दे रखे हैं कि वो, अच्छा ये मैंने थोड़ा गलत ये मार्क कर दिया, नीचे वाला ही सही है, डी वाला, कि इटर्निटी यानी शाश्वतता का प्रतीक क्या है? तो एक स्नेक अपनी पूंछ खा रहा है और उससे एक रिंग बन जाती है, ये इटर्निटी शो करता है ना। मैथमेटिक्स में भी ये सिंबल यूज़ होता है, मैं थोड़ा गलत लगा दिया। तो ये इटर्निटी का सिंबल है। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग वर द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द, आधा खा गए रिवॉल्यूशन खा गए ये, तो ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन। तो क्रांति के दौरान फ्रांस के राष्ट्रीय रंग कौन से थे? वो ब्लू वाइट रेड थे। तो सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, फ्रांस ऑन 21 सितंबर 1792 वॉज डिक्लेयर्ड अ। तो 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को क्या डिक्लेयर किया गया था? रिपब्लिक। फिर क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ फैक्टर इन द राइज ऑफ नेपोलियन। तो नेपोलियन बोनापार्ट के राइज के पीछे, उसके प्रादुर्भाव के पीछे क्या वजह थी? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद डायरेक्टरी की स्थापना हुई और डायरेक्टरी पॉलिटिकली इंस्टेबल थी, यानी राजनीतिक रूप से अस्थिर थी, तो उसकी वजह से नेपोलियन बोनापार्ट का प्रादुर्भाव हुआ। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 56, फ्रेंच लीगेसी टू द वर्ल्ड। जो फ्रांस की लीगेसी है, इस संसार को उसने दिया है माना जाता है, तो वो यहाँ पर थोड़ा सा गलत था। लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वलिटी ये दे रखा था बुक में, लेकिन लिबर्टी और फ्रीडम तो एक ही चीज़ है। तो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, है ना। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये 3 चीज़ें हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट डिड द रेड कैप बोर्न बाय सांस कोलेटिस इन द फ्रांस सिम्बोलाइज्ड। इन फ्रांस, फ्रांस से पहले दानी लगेगा, सॉरी लगा हुआ भी नहीं है। तो फ्रांस में लाल टोपी पहनी जाती थी और उस टोपी को कहते थे कैप ऑफ लिबर्टी। तो ये लिबर्टी को सिम्बोलाइज करती थी, स्वतंत्रता की द्योतक थी, स्वतंत्रता का प्रतीक थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द पॉलिटिकल बॉडी रिप्रेजेंटिंग द 3 एस्टेट्स ऑफ प्री रिवॉल्यूशनरी फ्रांस। तो जो पॉलिटिकल बॉडी है जो कि 3 एस्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, नुमाइंदगी करती है उनकी, तो वो एस्टेट्स जनरल उसको कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए, द वर्ड ग्लोटन। तो ये जो ग्लोटन था, यानी गर्दन को काट दिया जाना, फांसी लगा दिया जाना, तो कैपिटल पनिशमेंट था। ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन एरा रेफर्स टू, इसका मतलब बिहेडिंग अ पर्सन, एक व्यक्ति का सर धड़ से अलग कर देना, सरतन से जुदा कर देना, ये ग्लोटन कहा जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 60, ऑन व्हाट चार्जेस वॉज लुई 16 ग्लोटेंट। तो क्या आरोप लगाया गया था लुई 16वें पर और उसका सिर तन से जुदा कर दिया गया था? तो उस पर आरोप लगाया गया था ट्रेजन, गद्दारी का।
फिर क्वेश्चन 61 देखिए, द टैक्स कॉल्ड टाइथ वॉज कलेक्टेड फ्रॉम फ्रेंच पीजेंट्स बाय। तो जो टाइथ नाम का कर था ये चर्च के द्वारा कलेक्ट किया जाता था। ये तो इंग्लैंड में भी यही होता था। ये उसमें भी आया है, सर रोजर एट चर्च जब आप पढ़ते हैं, सर रोजर एट होम पढ़ते हैं, उन कई जगह वहाँ पर टाइथ का जिक्र आया है कि लोग जो कर नहीं देते उनको टाइथ स्टीलर्स कहा जाता है। तो चर्च इसको कलेक्ट करता था। फिर देखिए, वाई वॉज द सब्सिस्टेंस क्राइसिस कॉज्ड इन फ्रांस। तो फ्रांस में क्राइसिस पैदा हो गई, मतलब गुजारा निर्वाह नहीं हो रहा था लोगों का। तो वो क्यों आई वो आपदा? तो इसकी वजह है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में वृद्धि हो गई। led to rapid increase in the demand for food grains। तो जो भोजन है, अनाज है, उसकी डिमांड बढ़ गई जनसंख्या बढ़ने से, तो वहाँ एक क्राइसिस पैदा हो गई। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 63, द बास्टिल वॉज हेटेड बाय ऑल इन फ्रांस बिकॉज। तो बास्टिल से सभी नफरत करते थे फ्रांस में, क्योंकि इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। ये राजा की तानाशाही शक्तियों का प्रतीक थी, है ना। राजा लुई 16वां एक तानाशाह था और उसकी तानाशाही शक्तियों का प्रतीक बास्टिल की जेल थी। तो सबसे पहले इसी को तोड़ा गया था। और ये यहाँ लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का करते हैं, विच फैक्टर डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू फ्रांसिस प्री रिवॉल्यूशन डेट। रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस के ऊपर जो कर्ज था उसके लिए इनमें से कौन सी बात जिम्मेदार नहीं थी? द 7 Years वॉर, 7 साल का जो युद्ध था, तो युद्ध से तो खर्चा बढ़ता ही है, तो कर्जा भी बढ़ेगा। अब कीपिंग ऑफ वारसाय, तो वारसाय के रख रखाव में खर्चा होता था, वो उसकी वजह से कर्जा बढ़ रहा था। द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द आर्मी एंड नेवी, तो सेना का रख रखाव, सेना को मेंटेन करना, बनाए रखना, नेवी को बनाए रखना, ये सभी खर्चे आते हैं इनमें। हाई टैरिफ्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, आयातित सामान पर उच्च कर, तो ये तो कर्जा बढ़ाने वाली बात नहीं है, तो ये यहाँ सही जवाब होगा डी। तो इससे नहीं बढ़ा था कर्जा, बाकी तीनों चीज़ें कर्जा बढ़ाने के लिए जिम्मेदार थीं। तो आज की इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। अगली वीडियो में आपकी अगली यूनिट यानी कि 7th यूनिट को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।